हेलो गाइस, आज अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को चालू करने जा रहे हैं। तो इसको अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, पूरी ट्रिक्स और टिप्स के साथ। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो अपना जो हार्मोन को रिलीज करता है और वो हार्मोन को रिलीज करके पोर करता है ब्लड के अंदर। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? ये थॉमस एडिसन है। ठीक है। तो जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था वो था सिक्रेटिन हार्मोन, जो कि डिस्कवर्ड करा था अपने बेलर्स ने और स्टार्लिंग ने। टर्म हार्मोन किसने दी थी? ये स्टार्लिंग ने दी थी। जो फर्स्ट हार्मोन था वो आइसोलेट किसने किया था? वो था इंसुलिन। तो सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन किसको बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन की। तो जो हार्मोन रहते हैं वो बायोजेनिक नेचर में रहते हैं, यानी ये सिंथेसाइज होते हैं इन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, ये पोर्ड होते हैं ब्लड के अंदर टू रीच द टारगेट ऑर्गन। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स रहते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो भी बहुत कम रहता है और ये रिक्वायर्ड होते हैं बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट्स के अंदर, और ये यूज जब हो जाते हैं रिएक्शन के अंदर, ये कभी भी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं तो कोई ना कोई डिसीज को कॉज करते हैं। तो ये अपने बॉडी के हार्मोन से कहाँ कौन से हार्मोन फाउंड आउट होते हैं या कहाँ मिलते हैं, ये अपन ने पूरे इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो जो अपना पीनियल ग्लैंड रहता है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, फिर थायराइड ग्लैंड जो कि नेक के रीजन में प्रेजेंट रहता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रहता है जो कि नेक रीजन में लाई करता है, फिर थाइमस ग्लैंड जो कि हार्ट के पीछे प्रेजेंट रहती है, फिर पैनक्रियास जो कि पेट और स्टमक और जो अपना ड्यूडेनम रहता है उसके लूप के बीच में पैनक्रियास प्रेजेंट रहता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के सुप्रारीनल प्रेजेंट रहती है, फिर ओवरी और टेस्टिस जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? दो बेसिस पे होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन के बेसिस पे। तो ये चार टाइप्स में क्लासिफाई होता है। सबसे पहला होता है बायोजेनिक या अमाइन हार्मोन, फिर दूसरे होते हैं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, तीसरे होते हैं आयोडोथायरोनिन हार्मोन और चौथे हार्मोन होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। तो अपन बात करते हैं बायोजेनिक और अमाइन हार्मोन की या एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल है मेलाटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, और ये जो नॉन एपिनेफ्रिन रहता है वो डेरिवेटिव रहता है थायरोसिन अमीनो एसिड्स के। जो अपने पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स रहते हैं वो शॉर्ट भी रह सकते हैं, लॉन्ग भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे भी रह सकते हैं। तो जो शॉर्ट रहते हैं उनके एग्जाम्पल है ऑक्सीटॉक्सिन, और जो लॉन्ग रहते हैं उनके एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकोजन, और जो अपने प्रोटीन में फॉर्म में रहते हैं वो रहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो अपना आयोडोथायरोनिन रहता है वो उनके अंदर आयोडीन प्रेजेंट रहता है। इनके एग्जाम्पल है T3 या T4 यानी ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन। ये थायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। जो स्टेरॉइड हार्मोन रहते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं बाय कोलेस्ट्रॉल। इनके एग्जाम्पल है अपने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनलिन। दूसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है ओरिजिन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कहाँ से ये ओरिजिन हुए अपने एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इनके तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, ये एक्टोडर्मल रहता है, मेसोडर्मल रहता है और एंडोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर। जो एक्टोडर्मल रहता है वो ब्रेन के अंदर फाउंड आउट होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। और इसका एक और एग्जांपल है वो बहुत याद करने वाला महत्वपूर्ण एग्जांपल जो कि एड्रिनल मेडुला है। जो अपना मेसोडर्मल ओरिजिन के अंदर रहता है वो ओवरी और टेस्टिस रहता है, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है यानी जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट रहता है वो मेसोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर। जो अपना एंडोडर्मल रहता है वो एंडोडर्मल के एग्जाम्पल अपने थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास। तो अपन बात करते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड की, ये बहुत रिमेंबर करने वाला पॉइंट है कि ये मीजो एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन के अंदर। जो इनका एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट रहता है वो मेसोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर, और जो इनका मेडुला वाला पार्ट रहता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के अंदर रहता है। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन से प्रेजेंट रहती है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहती है तीन बॉडी के अंदर रहती है। हेट्रोक्राइन का मतलब क्या रहता है? ये एक्सोक्राइन भी रहती है और एंडोक्राइन भी रहते हैं। एक्सोक्राइन यानी कि ये सीधा डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन पोर करती है, और एंडोक्राइन मतलब यानी कि ये ब्लड के अंदर अपना केमिकल मैसेंजर पोर करती है। तो इनके एग्जांपल याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है पॉट। जो अपना मिट्टी का घड़ा होता है उसको अपन पॉट बोलते हैं। तो पॉट, P से पैनक्रियास, O से ओवरी, T से टेस्टिस। अब एक्शन ऑफ हार्मोन कैसे परफॉर्म करता है, यानी इनका मैकेनिज्म कैसा होता है एक्शन ऑफ हार्मोन का। तो सबसे पहले दो, एक रैपिडली एक्टिंग हार्मोन होता है और एक स्लो एक्टिंग हार्मोन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रैपिडली एक्टिंग हार्मोन की। तो इनके अंदर दो एग्जांपल आते हैं अपने बायोजेनिक जो हार्मोन रहते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रहते हैं वो रैपिडली एक्टिंग हार्मोन रहते हैं। जो इनका इफेक्ट रहता है वो शॉर्ट लिव्ड रहता है। जो इनके रिसेप्टर रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं अपने जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जो इनकी वर्किंग रहती है ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर को, और अपना जो
केमिकल मैसेंजर है उसको आगे आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। जो इनके सेकेंडरी मैसेंजर रहते हैं वो जैसे कि CMP, CGMP, डाइएसाइल ग्लाइसिरोल यानी DAG यानी IP3, तो किस फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो अपन एग्जांपल लेते हैं एपिनेफ्रिन का, जो कि फर्स्ट मैसेंजर रहता है, जो उनके टारगेट ऑर्गन रहता है उसके जो वॉल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये फॉर्म करते हैं अपने HR कॉम्प्लेक्स को, जिसका ये कन्वर्ट होते हैं एडिनाइल साइक्लोज के अंदर। एडिनाइल साइक्लोज फर्दर एक्टिव फॉर्म होता है, ATP को कंज्यूम करता है और CMP में कन्वर्ट होता है। ये यानी जो CMP रहता है वो सेकेंड मैसेंजर रहता है। ये फर्दर टूटते जाते हैं और फाइनली ग्लूकोज बनाते हैं, यानी ग्लूकोज यानी ATP बनाते हैं। तो अपन बात करते हैं अब स्लो एक्टिंग हार्मोन की। तो इनका मैकेनिज्म कैसा होता है, इनके एग्जाम्पल अपना आइडोथायरोनिन और स्टेरॉइड हार्मोन। जो इनका इफेक्ट रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है, ये लिपिड सॉल्युबल रहते हैं, जबकि जो अपने रैपिडली एक्टिंग हार्मोन रहते हैं वो लिपिड सॉल्युबल नहीं रहते हैं। जो इनके रिसेप्टर रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर, यानी इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। इनकी जो वर्किंग रहती है वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ऑफ द DNA मॉलिक्यूल। तो जैसे अपन ने एग्जांपल लिया एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जांपल है। तो ठीक है, ये अपने सेल के अंदर घुसा, सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की दोनों की प्रोसेस हुई, और जब ये mRNA जब ये ट्रांसक्राइब होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। यही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने साइकोलॉजिकल फंक्शन के लिए। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन के ट्रिक बनाई अपन ने याद करने के लिए। तो जो दो अगर अपन एक ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं तो उनके अंदर स्लो म्यूजिशियन भी रहते हैं और एक फास्ट म्यूजिशियन भी रहते हैं। जो स्लो म्यूजिशियन रहते हैं वो लॉन्गर एक्टिंग करते हैं, यानी वो लंबे देर तक परफॉर्म करते हैं, जबकि फास्ट म्यूजिशियन वो शॉर्ट देर तक परफॉर्म करते हैं, यानी बहुत कम देर तक परफॉर्म करते हैं। जो स्लो म्यूजिशियन रहते हैं वो यानी बैठ के परफॉर्म करते हैं। जैसे अपन ने कभी स्लो म्यूजिशियन के गाने सुने होंगे तो वो बहुत ही बैठ के आराम से परफॉर्म करते हैं, यानी सेट कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। तो इनके S से सेक्स हार्मोन हो गया, A से एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, T से थायराइड हो गया। तो जो ये रहता है ये इन्फ्यूज करते हैं अपनी एनर्जी को, यानी आइडोथायरोनिन। जो अपने फास्ट म्यूजिशियन रहते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। जो इनका रिसेप्टर रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इनके एग्जांपल है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन यानी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। तो ये बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर में रहते हैं और पॉजिशनेट एनर्जी रहती है इनके अंदर, यानी A से अमाइन और पॉजिशनेट एनर्जी से पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स। अब अपन चालू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो जो अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये इनसाइड कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो कि स्फेफनॉइड बोन के अंदर रहती है। उस कैविटी को अपन सेला टर्सिका बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका जो साइज रहता है वो अराउंड 1.3 सेंटीमीटर रहता है। जो इसका वेट रहता है वो 0.5 ग्राम के आसपास रहता है। इसको मास्टर्स ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये एक्टोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर, और ये अटैच रहता है टू हाइपोथैलेमस बाय इनफंड्यूबुलम। जो ये वाला पार्ट रहता है वो इनफंड्यूबुलम रहता है, ये हाइपोथैलेमस है अज्यूम करो, और ये है अपनी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट्स रहते हैं, एक एडिनो हाइपोफाइसिस रहता है, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस रहता है। जो अपना एडिनो हाइपोफाइसिस रहता है वो अराइज होता है फ्रॉम रथकेस पाउच, यानी नाइरेंशियल आउटग्रोथ होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। इनके अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक एंटीरियर लोब रहता है और एक मिडिल लोब रहता है। जो अपना एंटीरियर लोब रहता है उसको पार्स डिस्टालिस बोलते हैं, जबकि मिडिल लोब को अपन पार्स मीडिया बोलते हैं। तो जो अपना एंटीरियर लोब वाला जो पार्ट डिस्टालिस वाला पार्ट रहता है वो सिंथेसाइज करता है 6 हार्मोन को, जबकि मिडिल लोब वाला पार्ट करता है वो सिंथेसाइज करता है केवल और केवल 1 हार्मोन को। जबकि अपना जो न्यूरो हाइपोफाइसिस रहता है वो अराइज होता है फ्रॉम न्यूरल एक्टोडर्म के थ्रू, और जो इनके अंदर एक लोब प्रेजेंट रहती है उसको पोस्टीरियर लोब बोलते हैं, जिसका असली नाम है पास न्यूरोसा। जो कि सिंथेसाइज कोई भी हार्मोन नहीं करता, ये स्टोर करता है केवल 2 हार्मोन्स को, और ये जो सिंथेसाइज होता है हार्मोन वो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। तो अब कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन को अपन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, यानी GH या फिर RSTH। तो ये एंटीरियर लोब के अंदर प्रेजेंट रहता है। जो इनका फंक्शन रहता है वो प्रोटीन एनाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। ये रिटेंशन करता है अपने प्रोटीन और कैल्शियम का, इलोंगेशन करता है बोन्स का, ग्रोथ करते हैं मसल्स का, ग्रोथ करता है अपने विसरा का, कंजर्वेशन करते हैं ग्लूकोज का, और ये एक डायबिटीजोनिक हार्मोन भी होते हैं। जो इनके टारगेट ऑर्गन रहता है वो सारी बॉडी के पार्ट्स रहते हैं। तो दूसरा हार्मोन रहता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, यानी TSH। जो ये एंटीरियर लोब के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये ग्रोथ करते हैं अपने थायराइड ग्लैंड की और सिक्रीशन करते हैं थायराइड हार्मोन का। जो इनके टारगेट ऑर्गन रहता है वो थायराइड ग्लैंड रहती है।
फिर तीसरा हार्मोन रहता है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रहता है, यानी कि ACTH। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, यानी जो इसका सीक्रेशन है वो ये सीक्रेट करता है अपनी एड्रिनल कॉर्टेक्स को, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करने के लिए ये स्टिमुलेट करता है। जो इनका टारगेट ऑर्गन रहता है वो एड्रिनल ग्लैंड रहती है। फिर अपन बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन को अपन लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर लोब से ही प्रोड्यूस होता है। ये ग्रोथ करता है अपने ब्रेस्ट की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मिल्क प्रोडक्शन करता है फ्रॉम दी मेमोरी ग्लैंड। इनका जो टारगेट ऑर्गन रहता है वो मेमोरी ग्लैंड रहती है। अपन बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, यानी FSH की। ये एंटीरियर लोब के अंदर सीक्रेट होता है। ये मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है और फीमेल के अंदर ग्रोथ कराता है अपनी ओवेरियन फॉलिकल की, यानी oogenesis परफॉर्म कराता है। और यही जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है वही सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन को। जो इनके टारगेट ऑर्गन रहता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वो गोनेट्स रहते हैं। अब अपन बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, यानी LH की। ये एंटीरियर लोब सीक्रेट करती है। ये मेल के अंदर एक्ट करता है एज एन इंटरस्टिशियल सेल, एक्ट करता है इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स के ऊपर और सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को और फॉर्मेशन करता है और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी यानी कॉर्पस ल्यूटियम को, और सिक्रीशन करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ये भी इनका जो टारगेट ऑर्गन रहता है वो भी गोनेट्स ही रहते हैं। अब अपन बात करते हैं जो मिडिल लोब से निकलने वाला हार्मोन रहता है उसको अपन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, यानी MSH। ये क्या करता है, ये डार्कनिंग करता है अपनी स्किन की बाय डिस्पोजल ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। ये लोअर वर्टिब्रे के अंदर फाउंड आउट ज़्यादा होता है और ह्यूमन के अंदर ये वेस्टिजियल होता है और ये पिगमेंटेशन कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मेलानोसाइट ऑफ द स्किन इसका जो रहता है वो टारगेट ऑर्गन रहता है। अब जो पोस्टीरियर लोब है वो कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करती, वो केवल हार्मोन का स्टोरेज करती है। तो वो कौन सा हार्मोन का स्टोरेज करती है, वो ऑक्सीटॉक्सिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्टोरेज करती है। जो अपन बात करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन की, तो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है फ्रॉम दी पोस्टीरियर लोब। ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्राइन मसल, स्मूथ मसल का, यानी मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो कि हेल्प करता है अपनी डिलीवरी ऑफ द बेबी के अंदर। और इसका एक और मेजर रोल रहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ऑफ द मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जिस कारण मिल्क इजेक्शन होता है। इस वजह से इसको अपन मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं या मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। जो इनके टारगेट ऑर्गन रहता है वो यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड रहती है। अपन बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, जो कि पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का फ्रॉम द DCT एंड द कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि कंसंट्रेट करता है अपने यूरिन एक्सक्रीशन को और ये कंसंट्रेट करता है अपने ब्लड वेसल को, जिस कारण अपना जो BP रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो इनके टारगेट ऑर्गन रहता है वो किडनी रहता है और ब्लड वेसल्स रहती है। तो अब सारे हार्मोन्स को जो अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सारे हार्मोन्स पढ़े, तो उनको याद करने के लिए अपन ने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, जो अपनी प्रियंका चोपड़ा रहती है उससे गिफ्ट करा था फ्लैट, किसको, अपनी मम्मी को ऑन एनिवर्सरी। यानी प्रियंका गिफ्टेड फ्लैट टू हर मदर ऑन एनिवर्सरी। तो P से प्रोलैक्टिन, G से GH यानी ग्रोथ हार्मोन, F से FSH, L से LH, A से ACTH और T से TSH, M से MSH और O से ऑक्सीटॉक्सिन और A से एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर लोब रिलीज करती है। अब कुछ ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स की अपन बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर एक हाइपो सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का और एक हाइपर सिक्रीशन होता है। जो हाइपो सिक्रीशन होता है, अगर ये यदि चाइल्डहुड के अंदर हो या फिर बिफोर प्यूबर्टी हो, तो ये ड्वार्फिज्म शो करता है, यानी कि जो बच्चा रहता है वो शॉर्ट स्टेचर का हो जाता है और उनके अंदर पिट्यूटरी ड्वार्फ रह जाती है। अगर ये एडल्ट्स के अंदर हो तो ये एक्रोमाइक्रिया की कंडीशन कॉज करता है, यानी कि जो आदमी रहता है उसके जो लिम्स वगैरह रहते हैं वो छोटे रहते हैं, बट जो इनकी हाइट वगैरह रहती है वो नॉर्मल रहती है। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की। तो अगर चाइल्डहुड के अंदर हाइपर सिक्रीशन हो प्यूबर्टी के पहले, तो ये जायजेंटिज्म शो करता है, यानी एबनॉर्मली ग्रोथ शो करता है। और यदि ये एडल्ट्स के अंदर हो तो ये एक्रोमेलेगी शो करता है, यानी कि जो नॉर्मल हाइट रहती है बट जो उनके आर्म्स और लिम्स वगैरह रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, यानी कि गोरेला लाइक मैन बन जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। जो सुजैना और गौरी रहते हैं वो डियरेस्ट पाल है, यानी कि बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो S से STH, A से एक्रोमेलेगी और G से जेंटिज्म, यह हाइपर सिक्रीशन के कारण कॉज होते हैं। और फिर अपन बात करते हैं जो हाइपो सिक्रीशन के कारण कॉज होते हैं, वो है एक्रोमाइक्रिया और ड्वार्फिज्म। और एक और कंडीशन होती है जब अपना हाइपो सिक्रीशन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, तो ये डायबिटीज इंसिपाइटिस कॉज करती है, ना कि डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस किस कारण कॉज होती है, जब अपना इंसुलिन हार्मोन को कमी हो जाती है। तो ये रिड्यूस कर देता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, यानी कि जो अपने यूरिन से वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी अपन 10 से 15 लीटर पर डे यूरिन का आउटपुट निकाल देते हैं।
अब हाइपोथैलेमस का कंट्रोल कैसा रहता है ओवर द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो अपन इसी के बारे में अपन बात करेंगे। जो हाइपोथैलेमस रहता है वो कनेक्ट रहता है थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों से कनेक्ट रहता है। इनके अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी न्यूरो हार्मोन भी प्रेजेंट रहते हैं। अपन अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है अपने एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस को। तो एडिनो हाइपोफाइसिस पे ये डायरेक्ट कंट्रोल शो करता है, यानी कि रिलीज करता है अपने रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटरी फैक्टर और हार्मोन्स को, जो कि ये ट्रैवल करते हैं थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफिंजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। जबकि अपनी न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल शो होता है बाय एक्सॉन, यानी कि ये दो हार्मोन डायरेक्टली रिलीज करते हैं और स्टोर होते हैं ये पोस्टीरियर लोब के अंदर इन द हैरिंग्स बॉडी, जो कि एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट रहता है। तो ये एक डायग्राम है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये जो रहता है ये हाइपोथैलेमस रहता है। ये जो अपना सिस्टम पोर्टल सिस्टम दिख रहा है ये हाइपोथैलेमो हाइपोफिंजियल पोर्टल वेन है। इसी के थ्रू जो ये अपना रिलीजिंग फैक्टर इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है अपना एंटीरियर लोब और मिडिल लोब के अंदर। और जबकि जो ये अपना हाइपोफाइसिस ये डायरेक्ट कंट्रोल पोस्टीरियर लोब के थ्रू दिखाता है। इनके अंदर ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के अंदर रहता है जो अपने न्यूरो हाइपोफाइसिस रहता है। तो जो हाइपोथैलेमस जो अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है वो हैरिंग्स बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम दी पोस्टीरियर लोब। तो अपन अब बात करते हैं अपने रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर के। तो 6 रिलीजिंग फैक्टर रहते हैं और 3 इनहिबिटरी फैक्टर रहते हैं। तो जो अपने रिलीजिंग फैक्टर रहते हैं वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या सोमेटोट्रोपिक का हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रहता है, जो कि स्टिमुलेट करते हैं अपने सिक्रीशन और रिलीज को, जो कि ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन और रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। फिर TSH रहता है रिलीजिंग फैक्टर, जो कि स्टिमुलेट करते हैं और सिक्रीशन करते हैं या रिलीज करते हैं TSH का। फिर ACTH रिलीजिंग फैक्टर रहता है जो कि स्टिमुलेट और सिक्रीशन और रिलीज करवाते हैं अपने ACTH हार्मोन का। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर रहता है कि जो प्रोलैक्टिन का रिलीज और सिक्रीशन करवाते हैं। फिर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रहता है जो कि स्टिमुलेट और सिक्रीशन कराते हैं अपने FSH और LH का। फिर MSH रिलीजिंग फैक्टर रहते हैं जो कि MSH के सिक्रीशन और रिलीज का स्टिमुलेशन करवाते हैं। तो किस किस के इनहिबिटरी फैक्टर रहते हैं, यानी इसको एग्जांपल ट्रिक बनाने के लिए अपन ने पापा मम्मी सोसाइटी, यानी P से प्रोलैक्टिन, M से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और G से ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिटरी फैक्टर रहते हैं। ये इनहिबिट करते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर को इनहिबिट करते हैं अपने सिक्रीशन और रिलीज, जो कि ग्रोथ हार्मोन का होता है। जो अपना प्रोलैक्टिन रहता है वो इनहिबिट करते हैं प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन और रिलीज को। जो अपना MSH इनहिबिटिंग फैक्टर रहता है वो इनहिबिट करता है MSH के सिक्रीशन को। अपन बात करते हैं पिनियल ग्लैंड के बारे में। जो पिनियल ग्लैंड की लोकेशन रहती है वो एपिथैलेमस के में प्रेजेंट रहती है। एपिथैलेमस क्या रहता है, ये रूप ऑफ डायएनसेफ्लॉन बनाता है, ठीक है। जो ये हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है मेलाटोनिन, जो कि इंक्रीज इन डार्क करता है और डिक्रीज इन लाइट हो जाता है, ठीक है। इनका जो फंक्शन रहता है ये रेगुलेशन करता है अपने 24 आवर्स क्लॉक का, यानी कि जो अपना डेली रूटीन रहता है उसका ये रेगुलेशन करवाते हैं। इसी को अपन डायूरल साइकिल बोलते हैं, स्लीप अवेक साइकिल बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जो अपनी पीनियल ग्लैंड रहती है यही इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर का, बेसिक मेटाबॉलिक रेट का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यही अपनी पीनियल ग्लैंड ही बूस्ट करके अपनी इम्यूनिटी को और यही डिले करती है प्यूबर्टी को बाय इनहिबिटिंग FSH एंड LH। अगर मेलाटोनिन कम अमाउंट में सीक्रेट होंगे तो अपनी जो ये प्यूबर्टी का जल्दी ऑनसेट हो जाएगा। यही हेल्प करता है लाइटनिंग ऑफ द स्किन के अंदर। और जो मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है वो डार्कनिंग ऑफ द स्किन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, वो भी लोअर वर्टिब्रे के अंदर। तो जो अपना MSH और मेलाटोनिन रहते हैं वो एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, ये बिहाइंड रहता है स्टर्नम के ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट एंड अरोटा। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन रहता है अपने बॉडी का। इनके जो फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं उनको अपन हेजल्स कार्पस्कल्स बोलते हैं। ये एंडोक्राइनल जो सेल्स रहते हैं इनको अपन थाइमोसाइट्स बोलते हैं, जो कि थाइमोसिन को रिलीज करते हैं। यानी थाइमोसिन रहता है वो हार्मोन रहता है। इनका जो फंक्शन क्या रहता है, इनका फंक्शन रहता है मैच्योरेशन होता है इनके अंदर टी लिम्फोसाइट्स का, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और यही स्टिमुलेट करते हैं अपने लिम्फोसाइट को, जो कि फॉर्म करते हैं अपने एंटीबॉडीज को। ये एक और चीज रहती है, ये जो थाइमस ग्लैंड रहती है वो एट्रोफस नेचर की रहती है, यानी ये श्रिंक होती रहती है अपनी एज के साथ। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड छोटी होती ही जाएगी। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, ये फाउंड आउट होता है अपने वेंट्रल साइड ऑफ दी ट्रैकिया के अंदर, यानी नेक रीजन के अंदर ये मिलता है। जो इसका शेप रहता है वो एस शेप रहता है या फिर बटरफ्लाई शेप रहता है, यानी ये बाइलोब भी होता है। जैसा ये अपने को शेप दिख रहा है, ये एस शेप जो दिख रहा है ये अपनी बेसिकली ये अपनी थायराइड ग्लैंड रहती है।
जो इनका साइज रहता है वो 5 सेंटीमीटर रहता है, इनका वेट रहता है 25 ग्राम के आसपास। इनके अंदर 2 पार्ट्स रहता है, एक एंडोक्राइनल पार्ट रहता है, एक नॉन एंडोक्राइनल पार्ट रहता है। जो एंडोक्राइनल पार्ट रहता है इनके अंदर 2 लोब्स होते हैं, और जो नॉन एंडोक्राइनल पार्ट रहता है उसके अंदर स्थमस रहता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है अपनी दोनों लोब्स को। तो ये डायग्राम है अपना थायराइड ग्लैंड का। जो इनके अंदर ये रहता है, ये फॉलिकल रहते हैं, फॉलिकल के अंदर एसाइनल सेल्स रहते हैं, और ये बीच में जो स्ट्रोमा रहता है, स्ट्रोमा के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स रहते हैं। तो अपन अब इसके इनके जो स्ट्रक्चर रहता है उनके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले जो आउटर कवरिंग रहती है वो फाइब्रस कैप्सूल की रहती है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर इनके अंदर जो स्ट्रोमा रहता है वो बना रहता है लूज एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि फॉलिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। अब फॉलिकल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? फॉलिकल के अंदर एसाइनल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और कॉलॉइड सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। जो एसाइनल सेल्स रहते हैं वो सीक्रेट करते हैं T3 और T4 को, जो कि थायराइड हार्मोन है, और यही कंट्रोल होते हैं बाय थ्रू TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सीक्रेट होता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर कॉलॉइड सब्सटेंस की बात करें तो ये सब्सटेंस फिल्ड होता है इनसाइड द फॉलिकल, यही कंटेन कर रहा है अपने थायरोग्लोब्यूलिन को, यानी कि एक ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। अब हम बात करें पहला पैराफॉलिकुलर सेल्स की। पैराफॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो ये फाउंड आउट रहता है ये स्ट्रोमा के अंदर मिलते हैं, यही सीक्रेट करते हैं अपने थायरोकैल्सिटोनिन को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, जो थायराइड रहता है यही अकेला एक अकेली ग्लैंड है जो कि जो अपना हार्मोन है वो रिलीज करती है इनएक्टिव स्टेट के अंदर। बाकी सब अपनी जो हार्मोन रिलीज करती है वो सब एक्टिव स्टेट के अंदर रिलीज करती है। अब अपन बात करते हैं थायराइड हार्मोन के अंदर जो ये रिलीज करते हैं यानी T3 और T4 के। तो T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राइआइडोथायरोनिन और T4 का फुल फॉर्म होता है टेट्राआइडोथायरोनिन। जो अपना जो T3 हार्मोन रहता है वो 10% सिक्रीशन होता है, ये बट बहुत पोटेंट होता है और इफेक्टिव होता है, यानी कि 4 गुना टाइम्स मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू T4। जो उनका लैग पीरियड रहता है वो 2 to 3 डेज रहता है, जबकि जो अपना T4 रहता है वो 90% सिक्रीशन होता है, इनका ये लेस पोटेंट रहता है एज कम्पेयर टू T3। इनका जो लैग पीरियड रहता है वो 8 to 10 डेज का रहता है। इस कारण जो अपना जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट होता है नियर टारगेट ऑर्गन। अब अपन बात करें फंक्शंस की, थायराइड हार्मोन के क्या क्या ये फंक्शन शो करते हैं, यानी T3 T4 क्या क्या फंक्शन शो करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए। यही रेगुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को, BMR को, यही रेगुलेट करेंगे या सेलुलर रेस्पिरेशन को, और यही इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यही इंक्रीज करेंगे ATP प्रोडक्शन का, यही हीट जनरेशन करेंगे। इस वजह से ये कैलोरीजेनिक हार्मोन भी होते हैं। यही बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यही हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, यही जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाएंगे, यानी कि ये भी डायबिटोजेनिक हार्मोन होते हैं। यही डेवलपमेंट कराएंगे अपने CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। प्रोटीन एनाबॉलिज्म के अंदर ये हेल्पफुल होते हैं, और ये हेल्प करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के अंदर। यही रेगुलेट करते हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के अंदर होती है, यही हेल्प करते हैं अपनी एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के अंदर। अपन बात करें कि इनके डिफिशियंसी के कारण क्या डिसीज कॉज होगी, यानी कि इनके हाइपोसिक्रीशन के कारण T3 T4 के क्या डिसीज कॉज होती है। तो ये 4 डिसीज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक सबसे पहले अपन जो इनके लिए ट्रिक याद करने के लिए बनाई है वो है जो अपना सुप्रीम कोड रहता है वो मोस्ट इफिशियंट और हाईएस्ट रहता है, यानी सुप्रीम कोड मोस्ट हाईएस्ट एंड इफिशियंट अपना जो रहता है वो हाइपर सिक्रीशन वाले की डिसीज का नाम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें सुप्रीम से, तो सिंपल गॉइटर। तो सिंपल गॉइटर किस कारण कॉज होती है? ये आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण कॉज होती है, जो कि अपन डाइट में नहीं ले पाता आयोडीन को। इस वजह से अपन बोलते हैं कि अपने को आयोडीनाइज रिच नमक खाना चाहिए डाइट के अंदर। तो इनके अंदर क्या होता है, जो अपने थायराइड ग्लैंड के अंदर एनलार्ज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ दी एसाइनल सेल्स बढ़ जाते हैं। फिर क्रेटिनिज्म की बात करें तो ये चाइल्डहुड के अंदर होती है, तो ये स्टंट हो जाती है अपनी ग्रोथ, लो IQ हो जाता है, जो थायराइड हार्मोन के जो भी फंक्शंस रहते हैं ये सब डिक्रीज हो जाते हैं, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, अपना BP, ड्राई स्किन हो जाती है, डीप म्यूटिज्म हो जाता है, पॉट बेली हो जाती है, पिजन चेस्ट हो जाता है। फिर तीसरी डिसीज है अपनी माइक्सोडेमा यानी गर्ल्स डिसीज। तो ये एडल्ट्स के अंदर कॉज होती है। इसके अंदर क्या होता है, लैक हो जाता है अलर्टनेस का, डिक्रीज हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है, अपना हार्ट रेट फिर डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, BP। और इनके अंदर और सिम्टम्स कॉज होते हैं, जैसे पफी फेस हो जाता है और हैंड्स हो जाते हैं पफी। फिर एक रहता है हाजिमाटो थायरॉइडिस, तो ये क्या रहता है, एक ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉइडिज्म रहता है।
तो इनका हाइपर सिक्रीशन यानी कि इनके कारण क्या डिजीज कॉज होती है T3 T4 के हाइपर सिक्रीशन के कारण, तो उस डिजीज का नाम है एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर यानी ग्रेव्स डिजीज। यानी इनके अंदर कॉज हो जाता है ट्यूमर थायराइड ग्लैंड के अंदर, जिस वजह से जो अपनी बल्जिंग हो जाती है या प्रोट्रूडिंग आईबॉल हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है अपना कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, इंक्रीज हो जाता है अपना बीपी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज हो जाता है अपना बॉडी टेम्परेचर और हीट इंटॉलरेंस हो जाता है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इनकी ट्रिक याद करने के लिए क्या है, सुप्रीम कोड इज मोस्ट हाईएस्ट एंड एफिशिएंट। तो ऐसा सिंपल गोइटर, सी से अपनी क्रिटिनिज्म, एम से माइक्सोडेमा, एच से हाजिमाटो डिसीज और ई से एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर। फिर अपन बात करते हैं हम थायरोकैल्सिटोनिन। ये थायरोकैल्सिटोनिन किसके अंदर रिलीज होता है? रिलीज होता है थ्रू पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो कि अपने स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। ये एक नॉन आयोडीन हार्मोन है। ये इनका फंक्शन क्या रहता है? ये डिक्रीज करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं अपना ब्लड के अंदर कैल्शियम का, यानी हाइपोकैल्सिमिक होते हैं नेचर के अंदर, जिस कारण ये एक्सक्रीशन बढ़ जाता है कैल्शियम का यूरिन के अंदर और इंक्रीज हो जाता है डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम आयन इन द बोन्स। अब हम बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड की कहाँ लोकेशन फाउंड आउट होते हैं? ये होते हैं ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड के अंदर। ये कितने नंबर में रहता है? 4 नंबर में रहता है। ये एंडोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर। इनका जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होता है उनको चीफ सेल्स बोलते हैं अपन। जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, यानी कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं उनको। तो इनका फंक्शन क्या रहता है? इनका फंक्शन ये रहता है कि इंक्रीज करते हैं कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर, यानी ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होते हैं, जिस कारण एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कैल्शियम का फ्रॉम द इंटेस्टाइन, रीएब्जॉर्प्शन होने लग जाते हैं कैल्शियम फ्रॉम द किडनी टिब्यूल और डीकैल्सिफिकेशन होने लग जाता है अपनी बोन्स का। यानी जो अपना पैराथायरॉइड हार्मोन और वो थायरोकैल्सिटोनिन रहता है वो एंटागोनिस्ट होते हैं ईच अदर के। और ये पैराथायरॉइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन के कारण ही जो कैल्शियम हिमोस्टेसिस मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। अब डिसऑर्डर्स क्या है पैराथायरॉइड हार्मोन के? तो इनके हाइपोसिक्रीशन के कारण कॉज होती है नर्व इरिटेबिलिटी यानी मस्कुलर टेटनी कॉज होती है। तो इनके अंदर क्या रहता है? सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है अपने मसल्स का, जिस कारण अपनी पैरालिसिस की कंडीशन भी आ सकती है। इनके हाइपर सिक्रीशन के कारण क्या होगा? पीटीएच के डीकैल्सिफिकेशन होने लग जाएगा। उस कंडीशन को अपन ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे, यानी जो अपनी बोन रहती है वो सॉफ्ट और हॉलो बोन होने लग जाती है, जिस कारण ये मोर प्रोन रहती है फ्रैक्चर्स के लिए। फिर किडनी स्टोन्स होने के भी चांसेस रहते हैं और एक और कंडीशन रहती है ऑस्टियस फाइब्रोसिस सिस्टिका, यानी कि फाइब्रस सिस्टिका बनने लग जाते हैं। अब अपन बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहती है, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर सकती है। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है अपनी बॉडी की। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है लीवर। फिर जो इनका एक्सोक्राइन पार्ट रहता है वो 98% रहता है, जो उनकी यूनिट रहती है वो असाइने रहती है। फिर जो एंडोक्राइन पार्ट, अपन इस चैप्टर में एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे केवल, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसकी बात अपन ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर करी हुई है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो की। तो सबसे अपन बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की, तो ये 2% रहता है। इनकी जो यूनिट रहती है वो आइलेट ऑफ द लैंगरहंस रहती है। तो आइलेट ऑफ लैंगरहंस के अंदर 4 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक अल्फा सेल्स रहते हैं, बीटा सेल्स रहते हैं, डेल्टा सेल्स रहते हैं और एफ सेल्स रहते हैं। जो अल्फा सेल्स रहते हैं वो रिलीज करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन को, और ये रहता है अबाउट 20%। जो बीटा सेल्स रहते हैं वो अबाउट 65% रहते हैं, वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। जो ग्लूकागोन और इंसुलिन रहते हैं वो एंटागोनिस्ट रहते हैं हार्मोन। जो डेल्टा सेल्स रहते हैं वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं अपने अल्फा और बीटा सेल्स को। तो अपन बात करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन की, जो कि हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर रहता है, यानी कि ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है अपनी बॉडी के अंदर। तो इनका जो टारगेट ऑर्गन रहता है वो लीवर और एडिपोज टिश्यू रहते हैं। तो इनके अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, यानी कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, यानी प्रोटीन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी ये डिक्रीज कर देते हैं सेल्यूलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज को। अब अपन बात करते हैं अपना इंसुलिन की। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर रहता है, यानी कि ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है बॉडी के अंदर और एक्सक्रीशन बढ़ाता है ग्लूकोज का। तो इनके टारगेट ऑर्गन क्या रहता है? इनके टारगेट ऑर्गन रहता है लीवर, एडिपोज टिश्यू और मसल्स। तो ये इंक्रीज करेगा ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करेगा, डिक्रीज करेगा ग्लाइकोनियोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और ये इंक्रीज करेगा सेल्यूलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज को। ये ग्लाइकोजेनेसिस कॉज करेगा और रिड्यूस करेगा सेल्यूलर अपटेक ऑफ द अमीनो एसिड्स इन द लीवर एंड मसल सेल। तो अपन थोड़ी बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड हार्मोन है। ये बना रहता है 51 अमीनो एसिड्स का मिलके। जो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट आउट करा था ये बार्टिंग ने करा था
इनका जो स्ट्रक्चर स्टडी करा था वो एफ सेंगर ने करा था, यानी कि इनके अंदर दो चेन्स प्रेजेंट रहती है, एक अल्फा चेन रहती है, एक बीटा चेन रहती है। जो अल्फा चेन रहती है वो 21 अमीनो एसिड्स के मिलकर बनी रहती है और जो बीटा चेन रहती है वो 30 अमीनो एसिड्स के मिलकर बनी रहती है और ये दोनों चेन्स ज्वाइंट होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के कारण क्या डिसीज कॉज होती है, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक रहता है, यानी कि कॉज करता है डायबिटीज मलाइटिस। डायबिटीज मलाइटिस के अंदर क्या रहता है, ग्लाइकोसूरिया आने लग जाता है, यानी ग्लूकोज आने लग जाता है अपने यूरिन के अंदर, यानी हाइपरग्लाइसेमिया शो करता है, कीटोयूरिया शो करता है, ठीक है। पानी पीना बार बार अपने को लगता है, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स होती है, पॉलीयूरिया होता है, ठीक है, फिर डिहाइड्रेशन होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, फिर पॉलीफाइप्सिया कंडीशन आ जाती है। तो कितनी टाइप्स की डायबिटीज मलाइटिस होती है, दो टाइप्स की डायबिटीज मलाइटिस होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस होती है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस होती है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस है वो लेस कॉमन फाउंड आउट होती है, इनके अंदर क्या रहता है, ये जुवेनाइल ऑनसेट होती है, यानी कि छोटे बच्चों में ज्यादा कॉज होती है। जबकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस ये बहुत कॉमन, रेयरली फाउंड आउट होती है, बहुत जल्दी दिखती है, कॉमनली दिखती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जो टारगेट रिसेप्टर रहता है वो इंसेंसिटिव होने लग जाते हैं इंसुलिन के लिए। अब अपन बात करते हैं अपने एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है, ये इसको अपन सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इनकी जो लोकेशन रहती है वो एंटीरियर सरफेस रहती है किडनी के ऊपर, यानी ये जो अपनी किडनी है और इसके ऊपर ये अपनी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। इसको ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं या फिर फॉरेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के अंदर सिक्रीट करते हैं अपने हार्मोन्स को। तो इनके अंदर दो पार्ट्स रहते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है, एक एड्रिनल मेड्यूला रहता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट रहता है वो आउटसाइड रहता है और जो एड्रिनल मेड्यूला वाला पार्ट रहता है वो इनसाइड रहता है। तो अपन अब बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला के थोड़े डिफरेंस की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है वो मेसोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर, जबकि एड्रिनल मेड्यूला एक्टोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर, ठीक है। मैंने जैसा बताया एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट रहता है, ये बनाता है लगभग 75% और जो एड्रिनल मेड्यूला रहता है वो इनर पार्ट रहता है, ये बनाता है 25%, ठीक है। और जो एड्रिनल मेड्यूला वाला पार्ट रहता है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, जबकि जो अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट रहता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। इसको याद करने के लिए अपन ने जैसा किडनी के अंदर GFR पढ़ा था, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ा था, उसी हिसाब से अपन ने एक ट्रिक बनाई है GFR। तो ये डिवाइड होता है जोना ग्लोमेरुलस में, जोना फेस्क्यूलोसा में, जोना रेटिकुलरिस में, ठीक है। और ये कंट्रोल होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स थ्रू ACTH, जो हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये एड्रिनल मेड्यूला वाला कंट्रोल होता है थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अपन बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड की। तो इनके अंदर एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं, 3 कैटेगरीज के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की और सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स की। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होता है बाय जोना ग्लोमेरुलस लेयर के थ्रू। इनके अंदर एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, जो कि मेंटेन करता है सॉल्ट को और यही इंक्रीज करता है सोडियम डीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी एंड द DCTH कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जांपल है अपना कॉर्टिसोल, ये सिक्रीट होता है थ्रू जोना फेस्क्यूलेटा, ये रेगुलेट करता है अपने शुगर बैलेंस को। सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात करें तो इनके अंदर आते हैं एग्जांपल अपना गोनेडोकॉर्टिकॉइड के, ये सिक्रीट होते हैं थ्रू जोना रेटिकुलरिस, यही रेगुलेट करते हैं अपने सेक्स हार्मोन को और सिक्रीट करते हैं लिटिल एंड्रोजन और लिटिल एस्ट्रोजन के अंदर, यानी जो मेल या फीमेल रहे इनके अंदर थोड़े थोड़े अमाउंट में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों ही रिलीज होंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की, जो कि इंक्रीज करता है सोडियम का डीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द DCT एंड द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट रहती है, यानी कि हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन दिखाती है। तो इनके अंदर लॉस होता है अपने पोटेशियम आयन का फ्रॉम द यूरिन, यानी कि ये हाइपोकैलेमिया कंडीशन दिखाती है। अब हम बात करते हैं कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल एक एंटी इंसुलिन हार्मोन रहता है, यह हाइपोग्लाइसेमी शो करता है, प्रोटियोलाइसिस शो करता है, लाइपोलाइसिस शो करता है और रेगुलेट करता है अपने CNS और किडनी को। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी भी रहता है, क्योंकि ये रिटार्ड करता है अपनी फैगोसाइटिक एक्शन को, जो कि WBC के अंदर परफॉर्म होते हैं। एक ये एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी शो करता है और एक ये इम्यूनो सप्रेसेंट भी रहता है कॉर्टिसोल, क्योंकि ये सप्रेस कर देता है अपने एंटीबॉडीज को जो कि फॉर्म होती है, और ये बाय किस कारण रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस कर देता है लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन को इन द लिम्फॉइड टिश्यू। इस कारण ये अपने एक इम्यूनो सप्रेसेंट शो करता है। ये हेल्प करता है अपने एरिथ्रोपोइसिस के अंदर भी ये हेल्प करता है। अब इनके डिसऑर्डर्स के रिलेटेड की बात करें अपन, तो जो अपना हाइपर सिक्रीशन हो जाता है अगर एल्डोस्टेरोन का, तो ये कंडीशन होगी अपने एल्डोस्टेरोसियम या कॉज डिसीज कॉज होगी, यानी इनके अंदर सोडियम का ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाएगा और पोटेशियम का ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा अपना ब्लड वॉल्यूम और ब्लड BP।
अगर इनका हाइपर सिक्रीशन होगा अपना कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, तो कशिंग सिंड्रोम डिसीज कॉज होगी, यानी ये हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन दिखेगी। और इनके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी हो जाएगी विथ थिन लिम्स, यानी अपना जो पेट रहता है यानी वो पूरा बाहर निकल जाएगा, जबकि अपने हाथ पैर रहेंगे वो बिल्कुल पतले रहेंगे। यानी इनके अंदर और कंडीशन शो होती है जैसे मूज फेस, बफेलोज हम, इनके अंदर भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ द सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स के, तो फीमेल्स के अंदर ये एड्रिनल विर्लिज्म शो करेगा, यानी फीमेल्स के अंदर मेल टाइप वॉइस आने लग जाएगी, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी हेयर्स भी होने लग जाएंगे। और अगर ये मेल के अंदर हाइपर सिक्रीशन होगा तो ये गायनेक को मास्टिया डिसीज कॉज करेगा, यानी एनलार्जमेंट हो जाएगा अपने ब्रेस्ट का मेल के अंदर, और हाई पिच वॉइस हो जाएगी लाइक फीमेल इन मेल के अंदर, ठीक है। अगर इनका हाइपर सिक्रीशन होगा दोनों मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, तो एडिसन्स डिसीज कॉज होगी, यानी ये हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन दिखाएगी, हाइपर कैलीमिया कंडीशन दिखाएगी, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग कंडीशन आने लग जाएगी। और इसी को अपन ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन में होते हैं, क्योंकि जो अपनी स्किन है वो थोड़ी थोड़ी ब्रॉन्ज अपीयर होने लग जाती है। तो इनके डिसऑर्डर्स को याद करने के लिए, एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स को याद करने के लिए अपन ने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। तो जो अपनी गथीस की गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ही शाय थी और रिजर्व थी, ठीक है, यानी उसकी रिजर्व थी गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो माई गथीस गर्लफ्रेंड इज शाय एंड रिजर्व, तो एम से मिनरल कॉर्टिकॉइड, और जी से जोना ग्लोमेरुलोसा, जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एफ से फेस्कुलेटा, और एस से सेक्स कॉर्टिकॉइड, और आर से जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ये कौन कौन सिक्रीट करता है इस ट्रिक में अपन ने बिल्कुल याद कर चुके हैं, ठीक है। और अपन बात करते हैं मैन यानी मेडुला जो रहता है वो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन रिलीज करता है। अब मेडुला के बारे में अपन बात करते हैं, तो जो एड्रिनल मेडुला रहता है वो इनर पार्ट रहता है, 25% पार्ट रहता है एड्रिनल ग्लैंड का, ये एक्टोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर, ये कंट्रोल होता है थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है इन स्ट्रेस कंडीशन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, यानी कि जो एड्रिनलिन रिलीज होता है वो 80% रहता है और जो ये नॉन एड्रिनलिन रहता है वो 20% रहता है, ठीक है। ये बोथ हार्मोन रहता है, उनको दोनों को स्ट्रेस हार्मोन या फिर 3F या हार्मोन बोलते हैं, यानी फ्राइट, फ्लाइट या फ्लाइट कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या इफेक्ट शो करते हैं ये अपने हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे, बीपी को बढ़ा देंगे, ठीक है, ब्रोंकियल्स का डायलेशन करा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपना गूज फ्लैश ऑफ द स्किन बढ़ा देंगे, डिक्रीज कर देंगे सलाइवेशन को, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर देंगे, बस यही इनकी कंडीशन होती है। अब अपन बात करते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहती है, इनके अंदर इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन को, जो कि एक स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन है जो कि रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन को, और मेनली टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है और भी हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो इनके फंक्शंस क्या रहते हैं, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन कराते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, यही मस्कुलर ग्रोथ कराते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल सेक्स अर्ज के लिए जिसको अपन लिबिडो बोलते हैं, यही हेल्प आउट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। अगर रिमूवल करा ले अपन टेस्टिस का तो इस कंडीशन को कास्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर यही यूकॉर्डिज्म बोलते हैं, यानी कि डिक्रीज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन का, यानी अपन जो बफेलो जो अपने बुल्स रहते हैं उसके अंदर अपन टेस्टिस रिमूव करते थे ताकि उनका जो एंगरपन रहता है यानी जो गुस्सा दिखाते हैं वो कम हो जाए और अपन उनको फार्मिंग के अंदर यूज ले सकें, ठीक है। और यही टेस्टोस्टेरोन ही डिसेंड कराते हैं अपने टेस्टिस का इन एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। अब हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहती है, 3 हार्मोन सिक्रीट करती है, एक एस्ट्रोजन रहता है, प्रोजेस्टेरोन रहता है जिसको अपन प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और एक रिलैक्सिन हार्मोन रहता है। तो अपन बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन रिलीज होता है फ्रॉम द थीका वॉल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, यही स्टिमुलेट करता है अपने एफएसएच को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। इनके जो हार्मोन्स रहते हैं उसको एस्ट्राडायोल या फिर एस्ट्रियोल, बहुत सारे इनके हार्मोन रहते हैं। इनका फंक्शन क्या रहता है, ये डेवलपमेंट कराते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को, यही डेवलपमेंट कराते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल सेक्स अर्ज के लिए यानी फीमेल लिबिडो के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही प्रिवेंट कराते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द बोन के अंदर, यानी जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है यानी 45 के बाद मीनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, जिस कारण जो एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और जो उनकी बोन्स रहती हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं, जिस कारण फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो ये सिक्रीट होता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इनके फंक्शन क्या रहते हैं, ये थिकनिंग कराते हैं अपने एंडोमेट्रियम वॉल की जो कि यूट्राइन वॉल रहती है, यही हेल्प करते हैं अपने इम्प्लांटेशन के अंदर एम्ब्रियो के, यही मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी और फॉर्मेशन करते हैं प्लेसेंटा का, यही इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ द एल्वोला इन द मेमोरी ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की, यही सिक्रीट होता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम एट द प्रेगनेंसी टाइम,
ठीक है, यही रिलैक्स करता है अपने पेल्विक लिगामेंट और लूजन करता है और वाइडन करता है अपने सर्विक्स रीजन को, जिस कारण जो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड रहता है वो इजीली हो जाता है। अब कुछ अपन इंपॉर्टेंट नोट्स की पॉइंट की बात करें तो जो अपना प्लेसेंटा रहता है, ठीक है, वो भी बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, यानी ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती है इन द प्रेग्नेंट वुमेन, फीमेल के अंदर। ठीक है, ये जैसे HCG रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर हेल्पफुल होता है, HPL रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, रिलैक्सिन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन कुछ अमाउंट में रिलीज करता है। लव हार्मोन कौन कौन से रहते हैं? ये ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रहते हैं, क्योंकि ये मिल्क फीडिंग के अंदर काम आते हैं। एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन कौन से रहते हैं? तो इंसुलिन और ग्लूकागोन एंटागोनिस्ट रहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन एंटागोनिस्ट रहते हैं, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलाटोनिन एंटागोनिस्ट रहते हैं अपने ईच अदर के। फिर सिनर्जेटिक हार्मोन कौन कौन से रहते हैं, यानी आपस में कोऑर्डिनेट करके कौन कौन काम करते हैं, जैसे इंसुलिन, थायराइड और ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों तीनों डायबिटोजेनिक हार्मोन रहते हैं। फिर एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये भी आपस में मिलकर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। तो फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस से अगर अपना कोई सा हार्मोन रिलीज हुआ, जैसे अपन TSH का एग्जांपल ले लें। ठीक है, TSH अपना रिलीज हुआ और थायराइड हार्मोन को पॉजिटिव फीडबैक दिया। अगर ये एक्सिस के अंदर रिलीज देगा तो ये नेगेटिव फीडबैक इसको भी देगा और हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, और जैसे अपना गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी अगर ये एक्सिस के अंदर रिलीज देगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा। बस यही फीडबैक मैकेनिज्म है। अब कुछ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डेली आयोडीन की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है बॉडी के अंदर? वो 125 to 150 माइक्रो मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो थायराइड हार्मोन रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग के अंदर। फिर सिमन्स डिसीज क्या होती है, यानी कि अंदर जो एंटीरियर पिट्यूटरी रहती है वो ही प्रेजेंट नहीं रहती है, यानी एट्रोफी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी रहती है। ठीक है, और कुछ ऑर्गन्स अलग भी रहते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपने हार्मोन्स को, जैसे हार्ट एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करता है जो कि इंक्रीज करता है अपने बीपी को। ठीक है, और फिर लीवर रहता है, लीवर एंजियोटेंसिन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि डिक्रीज करता है अपना बीपी को, और ये ही अपना जो एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्पफुल होता है। किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज करती है। फिर अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहता है, वो भी बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, उसको भी अपन ने डिटेल में पढ़ा है अपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के अंदर, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ठीक है, ये बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है, जैसे गैस्ट्रिन हो गया, GIP हो गया, सिक्रीटिन हो गया, फिर अपना CCK PK हो गया, एंटेरोकाइनिन हो गया, ड्यूरोक्राइनिन हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये लगभग 6 हार्मोन को रिलीज करती है। सो थैंक यू गाइस, एक और चैप्टर अपन ने समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।